गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं आपकी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। यदि आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। ये मेरे चैनल का नाम है। अब बात करते हैं कि मैंने इससे पहले 6 वीडियो जारी कर चुका हूँ। आशा करता हूँ आपने उनको ध्यान से पढ़ा होगा क्योंकि हर एक वीडियो दूसरे विषय के साथ इंटरलिंक है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज हम 7वां अध्याय में आग लगा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आगे आपको पता लगने वाला है कि इसका महत्व कहाँ था। तो आज पढ़ने वाले हमारे विषय रहेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज। ये खोज करने में किन लोगों का सबसे ज़्यादा जो अग्रणी स्थान था उन लोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा रहेगा हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो पूछा जाता है भाई पतन इस सभ्यता का हुआ, और पतन भी इस तरह से हुआ कि कोई मालूम ही नहीं था कि कई सैकड़ों वर्षों के बाद जो है इस सभ्यता का फिर से मालूम हुआ कि कोई यहाँ पर लोग रहते थे। तो इसके बारे में जान पाएंगे। ये सारे सवाल आज मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए, लेकिन इससे पहले एक और भी एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई सिंधु सभ्यता के समय कोई मुद्रा प्रणाली की प्रचलन था। आप बोलेंगे सर बिल्कुल था, आपने पढ़ाया। तो भाई ये मुद्रा वो नहीं है। मुद्रा यहाँ का मतलब है कि पैसे से, धन से कोई सिक्के थे ऐसे खुदाई में मिले हैं। तो फिर इसका सदा सीधा जो है रहेगा कि मुद्रा प्रणाली का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, क्योंकि कोई भी सिक्के जो है वो प्राप्त नहीं हुए। याद रखना, कोई भी सिक्के खुदाई में प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब है, अब आप बोलेंगे सर ये व्यापार कैसे करते थे, चीज़ों को कैसे खरीदते? भाई वो था विनिमय। याद रखना, विनिमय विधि के द्वारा। विनिमय क्या होता है कि वस्तुओं के बदले में वस्तुएं प्राप्त करना। आपने सोना दिया या आपने कोई ऐसी वस्तु जो यहाँ पर ज़्यादा उगती, जैसे कपास से बने हुए कपड़े, तो आपने कपड़े दिए, उसके बदले में आपने मेसोपोटामिया से खजूर लिए क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा खजूर मिलते। तो इस तरह से जो है आदान प्रदान करना वस्तुओं का, इस तरह से जो है वो व्यापार चलता था। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस भी आपका क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं, पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात कर लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता की खोज। ये आपको मालूम है कि 1200 ईसा पूर्व के आसपास जो है ये सभ्यता पूरी तरह से लोप हो चुकी थी। लोग इसको पूरी तरह से भूल चुके थे, गुजरे ज़माने की बात हो चुकी थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई तो लोगों का जो विस्तार था वो गंगा नदी से बढ़कर अब सिंधु नदी की तरफ से फिर से जाने लगा। तो अब लोग वहाँ बसने लगे, तो उन्होंने खुदाई करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया। तो उस समय भी जो इसके अवशेष मिलना शुरू हुए। या तो फिर कई बार होता है कि आपको मालूम है कि बहुत सारे इस तरह की कहानियाँ प्रचलित होती कि जी खजाना गड़ा है, तो इसलिए जो जब खुदाइयाँ की गई तो इस तरह से जो है वो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिलना शुरू हुई। लेकिन लोगों को ये पता नहीं लग रहा था कि ये चीज़ें हैं क्या। तो इनका जो सोल्यूशन था वो उस समय, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनका सोल्यूशन का जो जवाब था वो थे वो लोग जो इसके बारे में जानते हैं, पुरातत्वविदों की जो है जानकारी में जब ये बातें गई तो उन्होंने इस चीज़ को बारे में जो है वो देखा, उनको पढ़ा और फिर बताया कि एक बड़ी सभ्यता है। तो इस संदर्भ में ये सभ्यता से मिली हुई चीज़ें, और हम बात करें कि इस सभ्यता को किसने सबसे पहले बाहर निकाला, वो प्रारंभ करते हैं। पहले बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ भी चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि ये प्रथम डायरेक्टर जनरल थे पुरातात्विक सर्वेक्षण के। ठीक है, भारतवर्ष के पहले, और इसलिए इनको कहा जाता है भारतीय पुरातत्व के जनक। जनक मतलब जो जन्म देने वाले हैं, तो प्रारंभ इन्हीं से माना जाता है, इसलिए इनको जनक कहा जाता है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनको इस पद के ऊपर वो बैठे थे 1862 ईस्वी में नियुक्ति इनको मिली थी। इसके बाद जो बात करते हैं कि इनकी जो दिलचस्पी थी वो, देखिए यहाँ बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम का भ्रम क्या था। देखिए उसी भ्रम के कारण जो इस सभ्यता को ठीक से आंकलन नहीं कर पाया, और खोज करने का नाम में इनका नाम नहीं आता। ये अलग चीज़ है कि प्रारंभ करने का काम इनका था, लेकिन ये इस सभ्यता को खोज नहीं पाए। इनका भ्रम क्या था कि देखिए, सबसे पहले बात करें, इनकी दिलचस्पी जो थी वो ऐतिहासिक और बाद के कालों के जो संबंधित पुरातत्व थे। बाद के मतलब जैसे कि 4वीं से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी की बात ये कर रहे थे। 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी की बात करें, जबकि ये तो ईसा पूर्व की सभ्यता थी। तो इनका जो है उन चीनी जो बौद्ध तीर्थयात्री उस समय भारतवर्ष में आए थे, उनको जो वृत्तांत थे उनको पढ़ा इन्होंने, और उस पढ़ने के अनुसार ही इन्होंने अपना जो अन्वेषण का काम था उसको शुरू किया। तो पुरातात्विक का जो कार्य था वो इस तरह से उन्होंने शुरू किया, केवल इनके दिमाग में यही चला हुआ था।
तो इस कारण क्या था कि उनकी हड़प्पा की जो भी चीज़ें उनको छोटी मोटी जो चीज़ें मिली उसका भी वो सही आंकलन नहीं कर पाए, क्योंकि दिमाग में तो भाई ईस्वी की बात हो रही थी। ये जो खोज करना, और इनका एक और भ्रम जिसकी बात हम कर रहे हैं कि ये मानते थे कि जो यहाँ की जो सभ्यता या फली फूली होगी वो इसी नदी घाटी के आसपास फली होगी, क्योंकि यहीं जो शहर बसे थे उनके समय में, तो इनको लगता था कि जो प्राचीन जो शहरी व्यवस्था थी वो भी यहीं से जो शुरू हुई होगी। तो इस प्रकार ये इस क्षेत्र की तरफ जो ज़्यादा इनका ध्यान रहा और दिमाग में यही रहा, कौन सा, चौथी से सातवीं शताब्दी के बीच में। तो इस प्रकार से जो हड़प्पा की जो भी चीज़ इनको उस समय मिली भी उसका ये निर्धारण नहीं कर पाए कि कितने समय पहले की ये थी। तो इस प्रकार से ये चूक गए अलेक्जेंडर कनिंघम। ये इनका चित्र है। अब बात कर लेते हैं कि एक नवीन प्राचीन सभ्यता जिसकी खोज करने में सबसे पहला नाम आता है राय बहादुर दयाराम साहनी, आरबी दयाराम साहनी। 1921 हड़प्पा नगर की खोज करने में सबसे पहला अग्रणी स्थान है राय बहादुर। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादा पढ़ाने की आवश्यकता। उसके बाद एक साल के पश्चात 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी, ये भी आप उनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये दो बड़े नगरों का मिलना, और ऐसे बड़े नगर जिनके बाहर जो है क्या बना हुआ था, दुर्ग बना हुआ था। तो ये राजधानियाँ थी एक तरह से उत्तर और पश्चिम की इस सभ्यता की। तो ये इतने बड़े नगर मिलना, खोज किया जाना, तो उस समय जो डायरेक्टर जनरल थे पुरातत्विक विभाग के थे वो थे जॉन मार्शल। याद रखने वाली बात है, जॉन मार्शल थे। तो जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का जो है पूरे विश्व के सामने इस नई सभ्यता का जो की खोज की घोषणा जो है वो की गई थी। इनके मुखारविंद से ये घोषणा हुई थी जॉन मार्शल के, क्योंकि उस समय डायरेक्टर जनरल थे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट काम किया गया था वो किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा और राखालदास बनर्जी के द्वारा। तो इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, इसका नाम याद रखने की आपको जरूरत है। उनका नाम था मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो उन्हें लिखी थी। और वो बहुत धड़ाधड़ करके बिक गई, क्योंकि वो नॉलेज जो ज्ञान था वो लोगों के लिए एक अलग तरह की पहेली थी जिसको वो सुलझा पाए थे। तो लोग चाहते थे कि हम भी पढ़ें क्या है ये। तो इसके पश्चात जो हम बात करेंगे तीसरा जो है कि अब जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो नई टेक्निक्स भी आ गई खुदाई करने की। और इन्होंने जब देखा कि जो पहले की जो खुदाई की गई थी वो उनमें फ़र्क था, जो मार्शल ने करी थी उसमें क्या था कि एक जगह से जो भी चीज़ें मिली वो सारी इकट्ठी कर दी। तो उससे क्या था भी, वो कई जगह में, अब जैसे अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो 7 लेयर्स वहाँ पर मिली हैं। 7 लेयर्स को अलग अलग तरह से निकाला गया होता तो शायद जो है जो उन चीज़ों को भी अलग रखा होता तो शायद हम उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस और जान पाते कि ये कितने वर्ष पहले की, ये कितने वर्ष पहले की है। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि अब जो आने वाला जो समय था 47 के बाद की बात करते हैं तो उसमें REM व्हीलर का जो है वो सर्वोच्च योगदान जो है माना जाता है। ये भी पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे। कौन बात कर रहे हो, REM व्हीलर। इनका पूरा नाम था सर रॉबर्ट एरिक मॉन्टिमर्स व्हीलर। तो इन्होंने जो है नई टेक्निक के साथ जो है काम किया और इस प्रकार से हर एक चीज़ का ख्याल रखा, उसका क्षतिज का, उसकी लेयर्स का। और इस तरह से भारतवर्ष में बात करते हैं तो भारतवर्ष में 1947 के बाद, क्योंकि देखिए भारत और पाकिस्तान 2 आज़ाद देश बन गए, तो इस सभ्यता का भी जो 2 टुकड़े हो गए। लेकिन इनका जो अन्वेषण का काम है, अन्वेषण का मतलब हुआ एक्सप्लोर्ड का जो काम था या उत्खनन का जो कार्य था जिसको कहते हैं एक्सकेवेटेड, ये इन्होंने जारी रखा। और इस प्रकार से भारतवर्ष में कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, आलमगीरपुर और संघोल, ये नए नगरों को इन्होंने खोज निकाला। तो इस प्रकार से ये आता है इनका काम REM व्हीलर का। फिर बात करते हैं कि अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है कि इन लोगों को जो हमारा अतीत जो बीत चुका था, कई सैकड़ों वर्ष पहले जो बीत चुकी बात, उनको इस समय के साथ जो है वो कैसे जो है जोड़ा जाए, ये बड़ा मुश्किल कार्य उनके दिलो दिमाग में था। और सबसे बड़ी बात थी कि जो चीज़ें हमें मिली थी वो नाकाफ़ी थी। मतलब अभी भी हम कहते हैं कि जो हम आपको ज्ञान पहुंचा रहे हैं वो इन चीज़ों को, मृदभांड हुए, आभूषण हुए, औजार हुए, घरेलू हुए, और ये भी इतनी मात्रा में नहीं मिले, लेकिन फिर भी हमारे पास जो ज्ञान है वो इनके कारण है। लेकिन ये कहता है बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कपड़े थे उस समय के, या चमड़े थे, या लकड़ी थी, या सरकंडे थे। सरकंडे देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में बड़ा इसका प्रमुख योगदान है। तो इन चीज़ों के नष्ट होने के कारण भी जो हमें जो बहुमूल्य ज्ञान था उससे हम चूक गए हैं। ठीक है, एक और इनकी समस्या थी कि ये तो ख़त्म हो गया, नष्ट हो गई ये चीज़ें, लेकिन इसके बाद की और भी समस्या ये बोलते कि जो चीज़ें हमें मिली उन चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी थी
जो असामान्य और अपरिचित लगती थी। असामान्य और अपरिचित मतलब अजीब सा लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं मातृ देवी का ना। मातृ देवी देखिए, ये तो पता मालूम लग रहा है कि एक स्त्री की जो है ये है, लेडीज़ की है, लेकिन अभी इसने देखिए इतना मुकुट भी पहना है और नंगन अवस्था में है और बहुत सारे जो जेवर पहने हैं। तो एक आम जो लोग हैं उसको तो पहन नहीं सकते हैं। तो क्या ये रानी थी? अब रानी राजा वाला वो भी नहीं वहाँ पर को मिला है इस तरह का। तो मुश्किल हो गया कि क्या इसको क्या बोलें भाई, ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, इन चीज़ों को धार्मिकता के साथ जो है जोड़ दिया। ठीक है कि ये कहीं ना कहीं धार्मिक महत्व की चीज़ थी कोई, इसका मतलब। और जब ऐसा उनको लगा कि उनके जीवन में जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट था उनका जो कृषि जीवन था, तो मतलब भूमि का उपजाऊपन होना, भूमि के साथ उनका लगाव जो था, मतलब मातृ देवी के साथ जो वो लगाव था, इसका मतलब उन्होंने इस तरह का कोई चिन्ह बनाए, उनकी मूर्ति बनाकर स्थापित किया और इस प्रकार से इसको कहा गया मातृ देवी। तो ये इस तरह से जो है एक एक करके, चाहे मातृ देवी थे, अब इसी की बात कर ले, हमने पढ़ा ये शिव की है, ये क्योंकि उन्होंने आज के समय के साथ इस चीज़ को जोड़ा भी। देखिए सिंह भी हैं, मुकुट पहना हुआ, 3 इसके जो है मुख हैं और योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं तपस्या में, और चारों तरफ जो पशु हैं। तो भाई उस समय जो पशुपति की, आज भी पशुपति की जो है बहुत जो है वो पूजा की जाती है और शिव भगवान को पशुपति कहा जाता है। तो उन्होंने इसको जोड़ दिया किसके साथ, आज और जो पिछला जो हमारा बीत चुका उसके साथ, कि ये शिव हो सकते हैं। ऐसे ही स्नानागार कि भाई किसी एक आदमी का तो हो नहीं सकता है, लेकिन ये मान के चलें कि ये उस समय लोग जो यहाँ इकट्ठा होकर जो स्नान करते थे, तो धार्मिकता के साथ उन्होंने जोड़ दिया हर एक चीज़ को। कोई भी एक चीज़ तो जो उनको असामान्य सी लगी, उनको उन्होंने उनके साथ जो है वो जोड़ दिया। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी कि हो सकता है कुछ और हो, लेकिन हमने क्या जोड़ दिया, उनको धार्मिकता के साथ जोड़ दिया। तो ये पढ़ा हमने इनके बारे में, और वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके कंपैरेटिव एग्जाम में बड़ी चीज़ें जो पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है पतन के कारण। इस सभ्यता का पतन क्यों हुआ? देखिए इतिहासकारों का बहुत मतभेद है इसमें कि किस तरह से इसका पतन हुआ, और कोई एक कारण जो है इसके लिए, पतन के लिए सही नहीं मानते हैं। तो लेकिन जब तक इस लिपि को नहीं पढ़ा जा, जो लिपि जो है, जो इनकी लिखने की जो कला थी, उसको जब तक नहीं पढ़ा जा सकता, तो तब तक ये कहना कि कोई एक निश्चित कारण था नहीं पता लगेगा। तो इसलिए बेहतर है कि जब तक लिपि का ना हो तब तक उस एक जगह के ऊपर पहुंचना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो ये कहते हैं कि 1200 ईसा पूर्व के लगभग ये जो सभ्यता लुप्त होगी, इसके पीछे कारण जो पहला नंबर पर आता है, जिसके ऊपर अधिकतर जो इतिहासकार है वो अपना मत रखते हैं, वो आता है आर्यों के आक्रमण। अंग्रेज़ों ने इसी ही बात के ऊपर जो है वो, ये अलग चीज़ है कि आज हमारे जो भारतवर्ष के भी पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर जनरल हैं या इस पद के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने अब अपनी खोज को जो है दूसरे एंगल से देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों का एक लक्ष्य भी था कि लोगों को आपस में लड़ाया जाए। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ये द्रविड़न सभ्यता थी, और ये नीचे के, ये अलग चीज़ है कि आज तक तो यही साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, हम उस साक्ष्यों को बदल नहीं पाए हैं, और वो जस्टिफाई भी होता है कि ये द्रविड़न लोग थे ये। और जब ये आर्यन लोग जो है वो मध्य एशिया से आए भारतवर्ष में, तो इन्होंने जो है इस सभ्यता का विनाश कर दिया, और ये लोग जो है दक्षिण की तरफ जो खिसक गए, जो आज दक्षिण भारत में द्रविड़न जो रेश के, और इस उत्तर भारत में हम मानते हैं। और इससे उन्होंने ये माना जाता है कि अंग्रेज़ों ने हमें डिवाइड करने की कोशिश करी। तो किसी भी एंगल में देखें, लेकिन हम बात करें कि आर्यों के आक्रमण के कारण। देखिए मध्य एशिया में माना जाता है कि आर्य लोग जो मध्य एशिया आए, अधिकतर जो है, क्योंकि सबका अपना अपना, कोई रूस की तरफ से बोलता, कोई चाइना की तरफ से, मंगोल की तरफ से, कोई जो है वो ईरान की तरफ भी ले जाते हैं। तो मध्य एशिया जो है, मतलब ईरान के आसपास पर जो वाला क्षेत्र है, वहाँ से ये आए भारतवर्ष में। और देखिए इसमें जो है कहाँ से पता चलता है, ऋग्वेद जो सबसे पहला वेदा जो है लिखा गया था आर्यों के द्वारा, वहाँ प्रमाण मिलता है कि वहाँ ये आर्य जो है अपने जो प्रमुख देवता थे उस समय, देखिए देवता जो थे वो इंद्र सबसे बड़े देवता उनको हुआ करते थे। जो त्रिदेव की संज्ञा थी वो उसके कई वर्षों के पश्चात ये जो चीज़ सामने आई। तो देवता जो इंद्र हुआ करते थे, उन्होंने शत्रुओं के दुर्ग को नष्ट करने के लिए प्रार्थना की, उनकी आराधना करी, और इंद्र द्वारा जो नष्ट किया गया जो दुर्ग था उसका नाम था हरियूपीय। याद रखना, हरियूपीय। तो ये जो हरियूपीय था, ये जो है उस समय हड़प्पा नगर था। देखिए उसके चारों तरफ क्या था, बिल्कुल किला था। तो इस प्रकार से उसको नष्ट किया। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि आर्यों ने ही हड़प्पा संस्कृति का विनाश किया, पतन किया। ठीक है, फिर आता है दूसरा कारण, वो है बाढ़। देखिए M.R. सहानी और जॉर्ज डेल्स तथा अन्य इतिहासकारों का ये मत है कि कहीं ना कहीं जो सिंधु की सहायक नदियाँ थी, क्योंकि इसके जितने भी क्षेत्र थे वो इनके आसपास ही बसे हुए थे, तो इस प्रकार से भयंकर बाढ़ आने के कारण, जो कि प्रकृति जब अपने भयंकर रूप में आती है तो ऐसी तबाही होती है। तो ये जो है चित्र है
कहाँ का, सिंधु नदी का जो है ओरिजिनल चित्र है और ये नहीं है। लेकिन ये तरीका बताने का कि ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा जो जनरेशन बदल जाती है, वहाँ क्या था ख़त्म हो जाता। अब अपने उत्तराखंड का जो है एग्जाम्पल आपके सामने है। तो भूवैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण में यह सिद्ध किया है कि मोहनजोदड़ो, क्योंकि वह लेयर्स एक के बाद जो है 7 लेयर मिली, चौहनजोदड़ो में 2 लेयर मिली है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण क्या था कि लेयर का बिछने का मतलब सबसे बड़ा कारण जो है वो बाढ़ आना ही होता है। तो इन शहरों का मोहनजोदड़ो, चौहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा लुथल जो शहर थे, कहीं ना कहीं इनका जो पतन का कारण था वो इस तरह की बाढ़ आना ही था, ये माना जाता है। दूसरा, फिर तीसरा जो आता है वो भूकंप। ये मानते हैं भी भूकंप भी। देखिए ये एक मॉडर्न जो है वो पिक्चर्स बनाई गई जिसका एक पार्ट है ये कि इस तरह से जब, क्योंकि नेचर इतना खतरनाक है कि उससे बड़ा कोई पावरफुल है ही नहीं। आदमी ने अपने आप को पावरफुल मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भूकंप आएगा तो इस तरह का विनाश जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार हम मान लेते हैं। और ये भूकंप जो मापने की विधि है, इसको मैं ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो ज़्यादातर जो बच्चे आर्ट्स के होते हैं उनको इन चीज़ों का मालूम नहीं होता है कि भाई ये क्या चीज़ है। तो अगर आपको याद होगा तो ये सिस्मोग मीटर है, जिससे जो है वो भूकंप का रिएक्टर जो मापा जाता है। रिएक्टर में जो है इसकी मापी जाती है कि कितना इसकी तीव्रता थी। तो ये आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं कि इन शहरों का, नगरों का, सभी की बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एक नगरों का जो है इस तरह का मिलता है कि वो जो विनाश उनका हुआ वो भूकंप भी हो सकता है। ये तीसरा कारण उन्होंने बताया। उन्होंने कहा क्योंकि भूकंप के कारण जो है विस्तृत पैमाने पर जो है विनाश हो सकता है। इस कारण अनेक नगरों का नामो निशान मिट गया और इन भूकंप के कारण अनेक नदी मार्ग भी बदल गया, अतः अनेक बस्तियां जो उजड़ गई। क्योंकि जब मार्ग ही बदल गया नदियों का तो उसके कारण क्या था, वहाँ पर जो ज़मीन थी वो बंजर हो गई। इस प्रकार से विनाश हुआ था, मतलब पतन हुआ। क्योंकि पतन को बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, 1 साल में ही पतन नहीं हो जाता है। चौथा आता है अग्नि। अग्नि होता है कुछ विद्वानों के तरह, हाँ मैं थोड़ा सा पीछे वाला हूँ कि 1 साल में पतन नहीं होता, लेकिन अगर मैं जोड़ूँ कि जिस प्रकार से युद्ध होते थे तो युद्धों में क्या होता है कि 1 साल में ही क्या 1-2 दिन में ही खत्म हो जाते, तबाही हो जाती है। तो वो पतन का कारण हो सकता है जो हमने आर्यों का जो है पढ़ा, आक्रमण का। चौथा आता है अग्नि। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश था वो भीषण अग्निकांड से हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके साक्ष्य जो है हमें बलूचिस्तान में मिलते हैं, वहाँ पर जो है। और ये क्यों? क्योंकि उस समय अधिकतर जो मकान होते थे लकड़ियों के बनाए जाते हैं। तो बलूचिस्तान में जो बहुत ज़्यादा राख मिली है, तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि कहीं ना कहीं आग जो है लगी होगी और इस प्रकार से तबाही हो गई। और इस सभ्यता का में से जो कुछ नगर, जैसे बलूचिस्तान की बात करें, वो स्थल जो है वहाँ पर ख़त्म हुए तो इस अग्नि के कारण। तो ये भी कारण हो सकता है चौथा। फिर आता है पांचवा, पर्यावरणीय असंतुलन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, आज की डेट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये जो हम भुगत रहे हैं ये पर्यावरणीय असंतुलन के कारण ही है कि हमने पर्यावरण को बहुत तहस-नहस कर दिया है। तो ऐसा ही उस समय हुआ होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है एक तो लकड़ी के मकान बनाने में लकड़ी का उन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरा जो क्या था, इसके अलावा ईंटें पकाने के लिए, ईंटें जो पक्की होती थी उनको पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल होता था, उनको जलाया जाता था। तो इस प्रकार से अधिक जंगलों को जो है साफ किया गया और इसके कारण क्या हुआ, पर्यावरण असंतुलन हो गया। और पर्यावरण असंतुलन होने के कारण जो है इनको जो है फिर अकाल पड़ने लगे। अब जब अनाज पैदा नहीं होगा तो आप भूखे मरेंगे और इस प्रकार से इस सभ्यता का पतन हुआ। तो ये पर्यावरणीय असंतुलन पांचवा। फिर छठा आता है वो है महामारी। महामारी देखिए, इसका एग्जाम्पल आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो है मिलता है वो है कि इस भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व भर में केवल एक छोटे से, जो आंखों से भी नहीं दिखता है, कई माइक्रोस्कोपी बहुत ही छोटा है। तो आप सोचिए उस छोटी सी चीज़ ने पूरे विश्व भर में तबाही मचा दी है। कोविड-19 की मैं बात कर रहा हूँ। तो सोचिए कितने लोगों जो है वो मारे जा रहे हैं हर दिन में। आज भारतवर्ष में जो है एक दिन में 5000 व्यक्ति मर रहा है। तो सोचिए कितनी बड़ी तबाही है ये। तो ये महामारियाँ देखिए उस समय, लेकिन कोविड तो नहीं होता था, हमने इस तरह का उसमें नहीं होते थे। लेकिन प्लेग तथा मलेरिया, प्लेग जो है वो आपके ये चूहे फैलाते हैं और मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। तो क्योंकि ये बीमारियां भी उस समय बड़ी बीमारियां होती थी, क्योंकि इलाज के जो है वो इतना तरीके उनके पास नहीं हुआ करते थे। तो बहुत सारे लोग, अगर आपने दादा या परदादा से पूछेंगे तो आप हैरान रहेंगे। मैं अपने पिता से जब पूछा था कि उनके भाई नहीं थे तो उन्होंने कहा कि वो इसी प्लेग के कारण जो हम मर गए थे। 4-5 उनके भाई थे तो वो सारे के सारे मर गए थे इसी बीमारी के कारण। तो ऐसे उस समय हुआ होगा, ऐसा भी जो है वो अनुमान लगाते हैं विद्वान कि ऐसे भी उस समय इस तरह की जो बीमारी, ये बीमारी उस समय होती थी। तो इसके कारण भी जो है लोग जो है मरे होंगे और इस कारण ये पतन हुआ होगा।
फिर सातवां आता है वो है बढ़ती जनसंख्या। देखिए, बढ़ती जनसंख्या का भी एक कारण हो सकता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे अनाज की मांग या और चीज़ें बढ़ती जाती हैं। अगर वो चीज़ें नहीं होंगी, नहीं मिलेंगी तो क्या होगा? भूखमरी पैदा होगी और भूखमरी के कारण जो हो वो पतन होगा। तो वो अनुमान भी लगाते हैं विद्वान की जनसंख्या बढ़ी, वृद्धि हुई, प्रकृति की जो जितने भी संसाधन थे वो खत्म हुए और इस प्रकार से पतन हुआ। ये सातवां कारण। आठवां कारण है व्यापार में गिरावट। ये देखिए, ये R.S. शर्मा जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि गिरावट जो है का कारण जो था वो व्यापार में गिरावट भी था। कृषि तथा उद्योग धंधों में उत्पादन में कमी आई। समय जैसे जैसे जो है व्यतीत हुआ, क्या हुआ कि कृषि तथा उद्योग धंधों में उत्पादन में कमी हुई और 1700 ईसा पूर्व के आसपास उन देशों में राजनीतिक अस्थिरता आई जिनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध स्थापित है, जैसे कि मेसोपोटामिया की बात करें तो ये एक एग्जांपल मैं अगर दे दूं इस समय तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आज की डेट में अगर देखें आप, जितना भी शेयर मार्केट है, अमेरिका जैसी मार्केट अगर गिरती है तो भारतवर्ष में उसका बहुत कई गुना जो है असर पड़ता है और कई लोग जो है वो कंगाल हो जाते हैं, पैसा डूब जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो लोगों का जो आर्थिक जो संबंध था दूसरी सभ्यताओं के साथ, दूसरे देशों के साथ, कहीं ना कहीं वहाँ फ़र्क पड़ा और उसका यहाँ भारतवर्ष में यहाँ इस सभ्यता के ऊपर भी पड़ा और ये भी कारण बना कि ये सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और इस प्रकार से ये पतन के ग्रत में चले गई। तो ये आठवां कारण। लेकिन पहला कारण कहाँ से शुरू होता है? व्यापार की गिरावट। यह अंतिम है। पहला जो होना चाहिए वो पहला ही होना चाहिए, याद रखना, क्योंकि उसको एक बड़ा सबसे बड़ा कारण जो है वो आर्यों का आक्रमण ही माना जाता। तो इस तरह से ही आपने इनको लिखना भी है और याद भी करना है। फिर निष्कर्ष जो पहुंचते हैं हम कि अध्ययन से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। वास्तव में इस सभ्यता के विनाश के लिए प्रकृति और मनुष्य, याद रखना, प्रकृति और मनुष्य दोनों ही उत्तरदायी थे। अब बात कर लेते हैं इसी से संबंधित। अरे भाई थोड़ा सा रुको तो सही, ये जो घमंड लेके चले हैं ना हम लोग सभी, इसी तरह से यही हमारे ऊपर भारी पड़ गया है और मैं थोड़ा सा इसको रोक लेता हूँ तो क्योंकि आपका ध्यान इसी के ऊपर जा रहा होगा। तो भाई पढ़ लेते हैं। यह प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। सुन लो भाई थोड़ी देर के लिए। यह प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। यह हवाओं की सरसराहट, यह हवाओं की सरसराहट, ये पेड़ों की बैठी चिड़ियों की चहचहाट, यह समुद्र की लहरों का शोर, यह बारिश में नाचते सुंदर मोर कुछ कहना चाहती है हमसे। अरे भाई क्या कहना चाहती है, हम भी तो जाने। चलिए, यहाँ प्यार से रहो वरना अंजाम तो भुगत ही रहे हो। तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से 100 कदम आगे हैं। आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। आपने मुझे आज भी बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप हमेशा खुश रहो और स्वस्थ रहो।